हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः विकल्प द सॉल्यूशन के ई क्लास में। मैं पुनः आपके समक्ष इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेगमेंट के साथ उपस्थित हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले कि लेक्चर को आगे बढ़ाए, हम इस चैप्टर के महत्ता को जान ले। महत्ता से तात्पर्य हमारा एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही व्यू में यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे दोनों ही अप्रोच में, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल कितना महत्वपूर्ण है। ना केवल फैक्ट्स के रूप में, बल्कि आज स्टूडेंट आपके बौद्धिक विकास, आपके दर्शन, आपके एक्सप्लेनेशन के गुण को निखारने में, खास करके इस सब्जेक्ट के संबंध में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्रस्तावना की। चलिए इस लेक्चर को बढ़ाते आगे, और ध्यान से सभी बिगिनर्स स्टूडेंट से भी हमारा अनुरोध है कि पूरा का पूरा लेक्चर देखें, तभी आप अपना सही आकलन कर पाएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानने से पहले जो हमारे पास शब्द है प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का एक सार गर्भित पहलू। अगर आप कोई भी बुक खोलते हो, पलटते हो, सबसे पहले भूमिका मिलता है, और भूमिका में आपको बताया जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच होगा पढ़ाई का। तो से उसी तरह से भारतीय संविधान एक विश्व में एक विस्तृत संविधान है, और इस विस्तृत संविधान का अगर आपको झलक लेना है कम समय में, तो आप प्रस्तावना को पढ़िए। अगर आप प्रस्तावना को शब्दशः, अर्थशः पढ़ लेते हो, तो भारतीय संविधान के नेचर, प्रकृति, प्रोविजन, भारतीय संविधान निर्माणकर्ताओं की जो मन में सोच था, जो उनका दर्शन था, उनका झलक आपको प्राप्त हो पाएगा। तो सीधी तौर पे प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक झलक है, एक ब्लू प्रिंट है, समझिए। तो एक ब्लू प्रिंट है, एक परिचय पत्र है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ विद्वानों के कोटेशन, जिन्होंने भारतीय संविधान के विशेष रूपों के बारे में कुछ कथन दिए हैं। तो चलिए, तो प्रस्तावना के संबंध में आपने समझ गया, किसी भी चीज का एक विषय वस्तु का एक सार गर्भित पहलू है, जो उस पूरे विषय वस्तु के पूरे सार को एक जगह संक्षिप्त शब्दों में लिखा गया है। तो जो प्रस्तावना है वह भी स्वतः भारतीय संविधान का एक परिचय है, एक झलक है, एक दर्शन है, एक मिरर है, मिरर, जो कम समय में आपको पूरा का पूरा भारतीय संविधान के नेचर से अवगत करवा देगा। चलिए इसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना का जो आधार है, जो इसे लाया गया, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान किया गया, स्वीकृति दिया गया, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है। हालांकि विश्व में सबसे पहले जो प्रस्तावना शामिल किया गया है वह अमेरिका के संविधान में किया गया है, और भारतीय संविधान स्वतः उनसे ही प्रभावित है। जो भारतीय प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मुख्यतः प्रभावित है। तो आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 1946 में, और 1947 में 22 जनवरी को उसे स्वीकृति प्रदान किया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं प्रस्ताव, जो प्रस्तावना है वो तो शामिल हो गया संविधान में। अब कुछ दिनों के बाद यह दुविधा उत्पन्न हुआ, परिस्थिति जो भी हो, कि क्या भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या वह संविधान का हिस्सा है, क्या वह संविधान का अंग है या नहीं है। तो सबसे पहले जो प्रश्न उठा कि प्रस्तावना संविधान
का अंग है या नहीं है। तो इस बात पे चर्चा छिड़ गई। तो विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, निर्णय से तात्पर्य हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों में दिए गए विभिन्न निर्णयों से इस बात को पुष्टि करेंगे कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। तो अगर अंग नहीं है तो क्या हो सकते हैं, अगर अंग है तो क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। तो सबसे जो पहला इस संबंध में निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, वह है बेरूवारी वाद 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला आया एक वाद के तहत। इस वाद का नाम है बेरूवारी वाद। ठीक है, सारे वाद को हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी जो हमारा मोटिव है उनको लेके काम चलाएंगे। सभी वाद को, जितना बेरूवारी वाद है, केशवानंद भारती वाद है, एसआर मुंबई है, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य है, गोलकनाथ है। तो जो भी है, जितने भी महत्वपूर्ण वाद है उसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो बेरूवारी वाद में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो क्या इस पे संशोधन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो चलिए, ये पहला मैटर था। दूसरा मैटर आया इसी से 13 वर्ष बाद 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में जो घटना घटा वह काफी ही भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से एक अस्मरणीय घटना थी, जिसका नाम है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य। यह भारतीय संविधान के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण वाद है, जिस पर हम आगे बड़ा ही प्रखरता से चर्चा करेंगे। अभी जो मोटो है सिर्फ उतना से काम चलाएंगे। तो 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के मामले में अपने पहले के निर्णय से यूटर्न लेते हुए बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का मुख्य अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अगर आपसे प्रश्न पूछे किस वाद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो वह वाद होगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो और कुछ बातें हैं इसमें। पहले तो अंग है, जब अंग है तो अब उसमें संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है और चूंकि यह संविधान के अंग है तो संशोधन इस पे भी किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकते आप। संविधान के प्रस्तावना में कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना संशोधात्मक है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आप ऐसा संशोधन ना करें कि मूल संरचना ही बदल जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है इसमें महत्वपूर्ण, परंतु प्रस्तावना के आधार पर आप किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रस्तावना के आधार पर कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारती वाद से 3 पॉइंट निकल के आया। पहले तो यह संविधान का अंग है, दूसरा संशोधन कर सकते हैं, तीसरा इसके आधार पर कोई भी फैसला या निर्णय नहीं कर सकते हैं। आप इसको आधार बना करके कोई निर्णय आप नहीं दे सकते हो। हाँ, एक बात याद रखिएगा, संशोधन हो सकता है लेकिन मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नो चेंजिंग इन बेसिक स्ट्रक्चर। तो यह था केशवानंद भारती वाद। इस बात को आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक अगला प्रमुख वाद है जिसका नाम है 94।
इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल संरचना है, संविधान का मूल संरचना है, मूल संरचना है। अगला वाद है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का आत्मा है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में यह निर्णय दिया गया कि संविधान का आत्मा है प्रस्तावना। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में मूल अधिकार में वर्णित अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में मानते हैं। लेकिन ये अलग मामला है। जब पूछा जाए कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में जो यह फैसला दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, तो ये बात अलग है। और जो वो है भारतीय संविधान की आत्मा को भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है। एक विद्वान है के.एम. मुंशी, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा है, राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक जन्मपत्री। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। और एक और विद्वान है सुभाष कश्यप, उन्होंने कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। तो ये कुछ विद्वानों की कोटेशन है, इसे आपने जाना और अभी जान लीजिए। तो भारतीय संविधान के अंग है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा संशोधन ना कर दे कि उसके मूल संरचना में परिवर्तन आ जाए, और इसके आधार पर कोई न्याय नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कानून अस्पष्ट है, अस्पष्ट है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए इसका सहायता लिया जा सकता है, लेकिन इसके सहायता से किसी अस्पष्ट कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई कानून अस्पष्ट है तो प्रस्तावना की मदद से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन कोई अस्पष्ट कानून प्रस्तावना के आधार पर किसी अस्पष्ट कानून को निरस्त नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक परिवर्तन लाए जा सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन कोई भी नकारात्मक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। तो संविधान में भी संशोधन हो सकता है और साथ ही प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, परंतु प्रस्तावना के संबंध में याद रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु को आपने जाना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को कब शामिल किया गया, कब माना गया कि यह अंग है, कब माना गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। और आपने जाना कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारतीय संविधान की एक जन्मपत्री है, एक परिचय पत्र है, एक ब्लूप्रिंट है, एक दर्शन है, एक मिरर है। प्रस्तावना के ही माध्यम से आप सब संविधान निर्माणकर्ताओं के मस्तिष्क में चल रहे कल्याणकारी राज्यों जो भी है, इस सोच को आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें बात किए गए हैं। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस को। जैसे कि आपका संविधान का जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। एक विद्यार्थी के नाते, और एक विद्यार्थी अगर आप नहीं भी है तो फिर भी एक
व्यक्ति के नाते, भारत के नागरिक के नाते आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना याद रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय संविधान का शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होता है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सर हम बात करेंगे कि हम भारत के लोग का जो अर्थ है वह प्रस्तावना में किस प्रकार से है। पूछे जाते हैं प्रश्नों में कि हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। तो हम भारत से लोग का तात्पर्य है कि जो भारतीय संविधान की शक्ति है, उसका जो मूल स्रोत है, जो केंद्र बिंदु है, उसमें भारत के लोग भारतीय नागरिक हैं। कहने का मतलब भारतीय संविधान की शक्ति भारत की जनता से है, भारतीय संविधान की संप्रभुता भारत के जनता से है। तो इसका क्या होगा अर्थ कि संविधान का जो मूल स्रोत है वह भारत के लोग हैं। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? संविधान के शक्तियों एवं संप्रभुता का केंद्रीय स्रोत भारत के लोग हैं, भारत के लोग हैं। कहने का मतलब जो भारत की संप्रभुता है, जो भारत की शक्ति है, वह संपूर्ण शक्ति भारतीय लोगों में, भारतीय नागरिकों में समाहित है। तो संविधान के मूल स्रोत के रूप में भारत के लोग हैं, इस लाइन का अर्थ है। अगला जो वाक्य है प्रस्तावना में वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अंग्रेजी में बोलेंगे सॉवरेन। अब इस शब्द का तात्पर्य है कि जो भारत है वह अपने किसी भी प्रकार के मामला, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, वह अपने आप में सर्वसंपन्न है। वह अपने हर एक प्रकार के निर्णय खुद लेंगे। उसके आंतरिक या बाहरी जो भी सुरक्षा है, जो भी अधिकार है, उसमें कोई बाहरी देश किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हुआ कि जो भारत है अपने आंतरिक या अपने वह किसी भी प्रकार के मामला को सुलझाने के लिए खुद शक्तिशाली है, खुद उसमें खुद उतनी क्षमता है कि वह अपने हर प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए वह किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो भारत कैसा देश है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। कहने का मतलब अपना कोई भी निर्णय खुद ले सकता है, इसमें कोई भी बाहरी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि भारत जो कॉमन, जो राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्या उस पर एक बोझ है? क्या वो उसके अंतर्गत दबा हुआ है? क्या वह उसका सदस्य होना क्या सॉवरेनिटी को डाउन करता है? तो बिल्कुल नहीं। भारत राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है अपने स्वेच्छा से है, किसी के दबाव में नहीं है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसलिए हम अगले लेक्चर में और ज़्यादा गहनता के साथ हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में इस चैप्टर को शामिल करना बहुत ही कठिन होगा। तो हम अगले लेक्चर में इसमें बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।